तो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी को जो क्रमिक सीरीज चल रही थी मैथमेटिक्स की, उसी में आगे आप लोग क्रम बढ़ाते हुए चलेंगे। दोस्तों, जो मैंने सामान्य प्रीवियस ईयर में देखा है कि जो सामान्य लेवल पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वृत्त से संबंधित हो गया, ये रेखा गणित में जो क्षेत्रफल होते हैं, शंकु होते हैं, आयत होते हैं, उससे संबंधित और भिन्नों से संबंधित कोई क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, बराबर प्रीवियस ईयर में इधर अगर आप सुपर टेट देखें और टेट देखें प्रीवियस ईयर, तो लगभग इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन फील्डों से मैं क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बार पूछे जाते हैं, वही आप लोगों से बात करेंगे, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन है, मान लो दिया गया है कि पंचभुज का एक कोण 100 डिग्री है। क्या दिया गया कि पंचभुज का एक कोण 100 डिग्री है और बताया गया यदि कोणों का अनुपात 10, 4, 3 और 5 है तो न्यूनतम कोण बताइए। तो एक बार प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है पंचभुज का एक कोण 100 डिग्री है। कोई पंचभुज है और इसका एक कोण कितना है? 100 डिग्री। पंचभुज का कोण एक कोण है 100 डिग्री और बोला गया कि यदि इसके 4 कोणों का अनुपात दिया गया है। मान लो 4 कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण डी, 4 कोणों का अनुपात दिया गया है 10, 3, 10, 4, 3 और 5। 10 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 ऐसे दे रखा है। और एक कोण इन्होंने दिया, मान लो कोण ई का मान इन्होंने दे रखा है 100 डिग्री। तो जब एक कोण का मान आपको पता है और चारों कोणों का अनुपात दिया गया है और कह रहा है कि बाकी न्यूनतम कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो साथियों कैसे लगाएंगे? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट, बस समझना है आप लोगों को कि ये एक पंचभुज की बात इन्होंने की। किसकी बात की? पंचभुज की। और हम जानते हैं पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री होता है। तो अगर एक आपका कितना 540 डिग्री होता है और एक कोण का इन्होंने मान दे रखा है, तो टोटल हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी और प्लस कोण ई, इन सभी का मान 540 डिग्री होता है। हमने कहा कितना? 540 डिग्री होता है। हमें पता है कि पांचों कोणों का मान कितना होता है? 540 डिग्री। अब इन्होंने कोण एक कोण दे रखा है कितना? 100 डिग्री। कितना दे रखा है? 100 डिग्री। और बाकी कोणों का अनुपात दे रखा है। तो अगर इन्हें हम कोणों ये जो अनुपात दे रखा है, इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो कोण ए कितना आएगा? कोण ए आएगा 10x और कोण बी कितना हो जाएगा? 3x और कोण सी हो जाएगा आपका 4x और कोण डी हो जाएगा 5x। तो बाकी का x की फॉर्म में हम वैल्यू रख देंगे, यानी कि 10x और फिर 4x, फिर कितना? 3x और फिर 4x और फिर 5x और फिर कोण ई का मान हमें पता है कितना? 100 डिग्री और बाकी ये 540 डिग्री है। अब पूछा जा रहा है कि न्यूनतम कोण कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है? न्यूनतम कोण। न्यूनतम कोण का मान निकालना है। प्रश्न ये था कि न्यूनतम कोण का मान निकालना है और आपको एक कोण दे रखा था 100 डिग्री। तो देखिए कितना आएगा, तो बाकी हम कोणों को जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 10, 3, 13, 4, 17, 5, 22x और ये हो जाएगा 540 माइनस कितना? 100, तो ये 440 डिग्री और ये हो गया 22x। अब ये कितना हो गया? 11 दूना 22 और 11 चौके और 2, ये हो जाएगा x बराबर 20 डिग्री। तो कितना हो गया? x बराबर 20 डिग्री। आपको x की वैल्यू पता चल गई, तो अब बाकी कोणों का मान आप निकाल सकते हैं। जैसे पहला कोण है 10x, फिर दूसरा 3x, 4x, 5x, जिससे न्यूनतम कोण कितना होगा? 3x होगा। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 20 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया? ये न्यूनतम कोण आपका हो गया, न्यूनतम कोण। तो इस प्रकार से न्यूनतम कोण हम निकाल लेंगे।
तो साथियों पंचभुज से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, पंचभुज है, त्रिभुज है, इन सब के कोणों का, जैसे आयत है तो इनके कोणों का योग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर पंचभुज की बात करते हैं तो 540 डिग्री होता है, और अगर हम आयत की बात करें या वर्ग की बात करें तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज है। क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों क्या है क्वेश्चन, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। तो आपको पता है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लेते हैं दो समरूप त्रिभुज है A1 और A2, तो A1 और A2 दोनों का अनुपात दिया गया है कितना, 64:729, 7:9, ये दिया गया। कितना दिया गया, 64:729, और कह रहा है कि यदि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया तो भुजा का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पहला A1 अनुपात A2 और दिया गया कितना, √3/4, और पहली भुजा 1 का स्क्वायर और अपॉन √3/4 भुजा 2 का स्क्वायर, है ना। अब आपको भुजा का रेशियो निकालना है, और A1 A2 कितना दिया गया है, 64:729, तो बराबर हो जाएगा √3/4 कैंसिल हो जाएगा, और भुजा 1 अपॉन भुजा 2, और इनका जो स्क्वायर है वो जैसे ही हटेगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट होगा, यानी कि भुजा 1 और रेशियो भुजा 2 कितना आ जाएगा, पहले का √64 का √8 आएगा, और 729 का कितना हो जाएगा, 27। तो ये हो गया साथियों, क्या आंसर हो गया। तो कैसे निकालेंगे, दो समरूप त्रिभुज थे, आपने देखा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था और भुजा का रेशियो आपको निकालना था। कभी कभी क्या होता है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन होता है और थोड़ा सा टाइप चेंज कर देंगे कि भुजा का रेशियो दे देंगे, और भुजा का रेशियो दे देंगे और कहेंगे क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तब भी ऐसे होगा। बस हम यहाँ पर भुजा की वैल्यू रख देंगे और क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, क्षेत्रफल की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 55 किलोग्राम कोई मिश्रण है, 55 किलोग्राम का एक मिश्रण है, कितना, 55 किलोग्राम का एक मिश्रण है जिसमें दूध और जल का अनुपात 7:4 है। दूध और जल यानी कि 55 किलोग्राम कोई वैल्यू है, कोई क्वांटिटी है किसी मिश्रण की, और उस मिश्रण में 7:4 के अनुपात में दूध और जल का अनुपात है, दूध और जल का अनुपात है। तो कह रहा है कि यदि इस अनुपात को 7:6 करने के लिए, यदि इस अनुपात को बदल दिया जाए, 7:6 कर दिया जाए, तो 7:6 करने के लिए दूध में मिलाए गए जल का अनुपात आप ज्ञात करने, यानी कि जो मिश्रण है उसमें जितना जल मिलाया जाता है, जब अनुपात 7:6 हो जाता है तो दूध और जल का जो मिलाया जा रहा है तो उसमें मिलाए जाने वाले जल की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। देखिए एक बार प्रश्न को समझिए, 55 किलोग्राम कोई मिश्रण है, कितना है, 55 किलोग्राम का मिश्रण, और उसमें 7:4 में दूध और जल का अनुपात है, और कहा जा रहा है कि उस मिश्रण में थोड़ा सा जल मिलाया जाता है जिससे उसका अनुपात बदल जाता है और 7:6 हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि उसमें कितना जल मिला रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान दें। पूरा टोटल मिश्रण आपका कितना था, 55 किलोग्राम, 55 किलोग्राम मिश्रण था, और जब 55 किलोग्राम था तो दूध और जल का अनुपात कितना था, दूध और जल का अनुपात था 7:4।
अब कह रहा है कि यदि इस मिश्रण में, ये जो 55 किलोग्राम का मिश्रण है, इसमें कुछ जल मिलाया जाता है, और जब इसमें जल मिलाया जाता है तो इसका जो अनुपात होता है वो चेंज हो जाता है। वो कितना हो जाता है? दूध और जल का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो आपको पता करना है कि ये जो जल है इसकी कितनी मात्रा जो है मिलाई गई है। इस जल को आपको पता करना है कि जल कितने किलोग्राम जल इसमें मिलाया गया। तो कैसे पता करेंगे? एक बार ऐसे ही नॉर्मली ओवरली ऐसे समझ लेते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, आपको पता है दूध और जल का अनुपात, तो आपको आपकी टोटल वैल्यू कितनी है? 55 किलोग्राम। तो आप ऐसे दूध की मात्रा निकालेंगे। शुरुआत में, प्रारंभ में दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 7 और 4। ये दूध की मात्रा है, ये जल की मात्रा है, तो 7/11 होगा। 7×4 11, 7/11 जो होगा, और गुणे कितना? 55। तो ये आपको निकल आई कितनी? दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा कितनी आ गई? 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम दूध की मात्रा आ गई। अब इसी प्रकार से पानी की मात्रा निकालेंगे, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? जो जल की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी? 4/11 गुणे 55, यानी कि 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम। तो अब आपको पता हो गया कि दूध की मात्रा कितनी थी? 35 किलोग्राम, और ये 20 किलोग्राम जल की मात्रा थी। तो दूध की मात्रा 35 किलोग्राम और बटे 20 किलोग्राम जल है। तो अब इसमें कुछ मात्रा जल की मिलाई जाती है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जल की मात्रा कितनी? x किलोग्राम मिला रहे हैं। मान लेते हैं कितना मिला रहे हैं जल? x किलोग्राम मिला रहे हैं। अगर x किलोग्राम मिला रहे हैं, अरे दूध की मात्रा कितनी है? 35। तो देखिए 35 और ये हो गया जल, और इसमें x हम मिला दे रहे हैं, x मात्रा जल की मिला दे रहे हैं। तो अगर इतनी मिलाएंगे तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 7:6। तो ये हम 7:6 के अनुपात में लिख दे रहे हैं। अब x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। कैसे? इसको हम कैची मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 35 गुणे 6, और ये कितना हो जाएगा? 140 और 7x। तो ये हो गया आपका 6×5 30, और 6×3 18, 3 21, 210 माइनस 140 बराबर 7x। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0 7 4 11, और ये हो गया 7x। तो x बराबर कितना हो गया? 10 किलोग्राम। तो देखिए साथियों, कितना आया? जल की मात्रा कितनी आई दोस्तों? 10 किलोग्राम। आपको समझ में आया कैसे करेंगे? आपने कहा कि जो मिश्रण है वो 55 किलोग्राम है, और जब 55 किलोग्राम है तो दूध और जल का अनुपात 7:4 है। लेकिन जैसे ही उसमें जल मिलाया जाता है, अनुपात उसका बढ़ जाता है। जल का अनुपात जब जल मिलाया जा रहा है तो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 7:6 हो जाता है जल का अनुपात, और क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया कि दूध की मात्रा प्रारंभ में निकाल ली 35 किलोग्राम, और फिर जल की मात्रा निकाली हमने 20 किलोग्राम। तो हमने रखा 35 किलोग्राम दूध था, और यहाँ पर जल कितना था? 20 किलोग्राम। लेकिन x जल मिलाया गया, इसमें x जल मिलाया गया, तो अनुपात आपका बदल गया, 7:6 हो गया। अब इस प्रकार से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब ये जो कि आया, x की मात्रा कितनी है? 10 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि दूध की इसमें जल की मात्रा कितनी मिलाई गई थी? 10 किलोग्राम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वो सिंपल है। इन्होंने पूछा कि यदि मासा और लासा दोनों दिए गए हैं क्रमिक रूप से, मासा दिया गया 12 और 336 लासा दिया गया, तो कह रहा है उनमें से एक संख्या 84, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जब सिंपल क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपको लासा भी पता है, आपको मासा भी पता है, आपको पहली संख्या नहीं पता है लेकिन दूसरी संख्या पता है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करके देखते हैं। यानी कि क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ
बराबर होता है पहला नंबर गुणे दूसरा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपको पता है कि एलसीएम कितना दिया गया है, 18 और 12 और 336। 336 आपका एलसीएम है और ये है 12, और पहली संख्या इन्होंने दी है, उनमें से एक संख्या 84 और दूसरी संख्या आपको निकालनी है, सेकेंड नंबर आपको निकालना है। फर्स्ट नंबर हो गया और इनटू सेकेंड नंबर, है ना। तो देखिए दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो इस प्रकार से जब दूसरी संख्या आपको निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 336 गुणे 12 और बटे कितना हो जाएगा 84, 12 सते 84 और 7 को इससे काट देंगे तो 7 चौके 28 और 7 56। तो ये हो गया आपका कितना 48 आ गया सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर कितना आया, सेकेंड नंबर जो दूसरी संख्या थी वो कितनी आ गई 48 आ गई। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक प्रश्न दिया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा दिया जा रहा है, यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% का एक बट्टा दिया जाता है और तथा 20% और 10% से दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, दो क्रमाकार बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 72 रुपये है। तो आपको ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि पहला अंकित मूल्य हम थोड़ी देर के लिए M1 मान लेते हैं, अंकित मूल्य तो अंक M मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य पर कितना बट्टा दिया जा रहा है 20% का बट्टा दिया जा रहा है। अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा दिया जा रहा है, कितना 30% का बट्टा दिया जा रहा है। ये आपका 30% का बट्टा हो गया, 100 माइनस 30 बटे 100, ये हो गया 30% का बट्टा। तो पहली जो सेलिंग प्राइस है वो पहली आ गई, यानी कि जो मार्केट प्राइस थी, यानी कि अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस 30 और बटे 100। तो आपने कहा पहले अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा दिया जाता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो दूसरा अंकित मूल्य है, तो दूसरी बार जो अंकित मूल्य है उस पर कितना बट्टा दिया जा रहा है, उस पर बट्टा दिया जा रहा है, क्रमिक बट्टे दिए जा रहे हैं। पहले 20% का बट्टा दिया गया, कितना 20% का बट्टा दिया गया, और दूसरी बार जो बट्टा दिया गया वो कितना बट्टा दिया गया, वो 10% का बट्टा दिया गया, 10% का बट्टा दिया गया, कितना 10% का। ये दोनों क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। तो पहले अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा दिया गया, दूसरे अंकित मूल्य पर 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए। अब तब कहा कि इन दोनों का जो माइनस था, अंतर जो था वो 72 आ रहा है। वो कितना आ रहा है 72। अच्छा हाँ, क्रमिक बट्टों से इसके क्रमिक बट्टों से इसका अंतर है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि m इंटू 20 कितना है 80 बटे 100, और ये कितना है 90 बटे 100, और माइनस का m गुणे 70 बटे 100। ये कहा जा रहा है कि जो क्रमिक बट्टे हैं उनका अंतर कहा जा रहा है, यानी कि क्रमिक बट्टे से इसका अंतर कितना है 72 है। तो ये टोटल अंतर कितना है 72 है। तब अंकित मूल्य आपको क्या करना है, पता करना है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बन गया। अब इसमें देखिए क्या है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो हमने काट दिया। अब देखिए कितना हो जाएगा m, और 8 9 72, और बटे कितना 100, माइनस ये हो जाएगा इसका 7m/10। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बात वही हो जाएगी, और बराबर कितना 72। तो देखिए ये कितना हो गया, m कॉमन ले लेंगे और बटे 100, तो 72 से 2 गया, 72 से 70 गया, कितना 2 ही बचेगा, और बराबर कितना 72। तो अब ये हो गया कुल मिला के m बराबर 72
गुणे 100/2, तो ये कितना हो गया 36। तो m यानी कि अंकित मूल्य कितना हो गया 3600। तो ये आ गया 3600 रुपये। देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे, एक बार और समझ लेते हैं कि इन्होंने कहा कि पहला जो एक अंकित मूल्य था और अंकित मूल्य पर इन्होंने 30% का बट्टा दिया। इसके बाद इन्होंने क्रमिक बट्टा दिया कि 20% और 10% के क्रमिक बट्टे दिए। तो कहा कि यदि दोनों का अंतर, क्रमिक बट्टों का और इसका जो 30% का बट्टा है, इसमें से अंतर अगर 72 आ रहा है तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य कितना होगा। तो आपने बिल्कुल इसको सिंपल वे में आपने कर लिया और फिर इसको माइनस करने के बाद अंकित मूल्य आपका आ गया 3600 रुपये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रेलगाड़ी से संबंधित। क्या है कि यदि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर के लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो कैसे, देखिए 800 मीटर और 400 मीटर दो लंबे पुल हैं, यानी कि जो दो लंबे पुल हैं, मान लेते हैं कि एक 800 मीटर का है और एक 400 मीटर, ये पुल है आपका। हाँ, अब देखिए ये जो पुल है ये मान लेते हैं 800 मीटर लंबा है और ये कितना है, ये पुल आपका कितना है 400 मीटर लंबा है, 400 मीटर लंबा है। अब इन दोनों पुलों को, पहले पुल को पार करने में कितना लगता है 100 सेकंड लगता है और दूसरे पुल को पार करने में 60 सेकंड लगता है। आपको एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी ए है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, L आपको पता नहीं है। और लेकिन जब ये रेलगाड़ी पहले पुल को पार करती है 800 मीटर को 100 सेकंड में और दूसरे पुल को पार करती है 400 मीटर के हैं और 60 सेकंड में, तो कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई आपको याद करनी है। तो देखिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन एक हम मॉडल समझ लेते हैं। अब इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आएंगे आप बहुत ईमानदारी से, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बस इसको समझते जाना है थोड़ा सा। तो समझना है कि एक पुल है और उस 800 मीटर का है और 100 सेकंड लगता है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रेलगाड़ी जो 800 मीटर पुल है और रेलगाड़ी की लंबाई x है, इतनी दूरी वो कवर करेगी और कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। तो आपको पता हो गया कि दूरी बटे जो समय होता है वो चाल होता है, दूरी बटे समय। तो पहली चाल और दूसरी चाल, दूसरी यानी कि चाल तो बराबर होंगे, एक रेलगाड़ी है तो कितना हो जाएगा 400 मीटर का पुल है और इसमें रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है L, इसमें भी L है क्योंकि रेलगाड़ी एक ही है, वही लंबाई होगी और कितना 60 सेकंड में पार करता है। इतना क्लियर हो गया तो आप उम्मीद है कि आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए 60 यानी कि 800 प्लस L और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 100, 400 प्लस L। तो ये आपका हो गया 8 छंग 48 और कितना 48,000 प्लस 60L और बराबर हो जाएगा 40,000 और प्लस 100L। तो ये हो गया आपका 48 माइनस 40 माइनस कितना 40,000 और फिर बराबर 100L माइनस 60L। तो ये हो जाएगा 40L और इधर आएगा, आ जाएगा आपका 8,000, ठीक है 8,000। तो ये हो जाएगा L बराबर 8,000 बटे कितना 40। तो 0 से 0 और 4 दूनी 8, यानी कि L बराबर कितना आ गया 200 मीटर।
तो देखिए दोस्तों, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, बस इसको ध्यान से समझना है। रेलगाड़ी एक थी और वही रेलगाड़ी पहले पुल को पार कर रही थी, 800 मीटर पुल को पार कर रही थी, और वही रेलगाड़ी दूसरे पुल को जो कि 400 मीटर लंबा था उसे 60 सेकंड में पार कर रही थी। अगर दोनों पुल थे और आपको पता था एक रेलगाड़ी है तो उनकी चाल बराबर होगी। आपने क्या किया, और मान लेते हैं वही रेलगाड़ी, क्योंकि लंबाई तो बदलेगी नहीं, एक ही रेलगाड़ी है, तो आपने मान लिया कि 800 मीटर जो पुल था और प्लस एल लंबाई थी, और अपॉन कितने सेकंड में पार कर रही थी, 100 सेकंड को पहले को, और फिर दूसरा कितना था, 60 सेकंड में पार करती थी। आपने दोनों चालें बराबर कर दी और सीधा आप सॉल्व कर लिए, और एल जो कि लंबाई आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई इस प्रकार से हम निकाल लेंगे 200 मीटर। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भविष्य में आएंगे तो आप लोग कर लेंगे।